बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये वीडियो में मुझे आपको कुछ मैप दिखाने पड़ेंगे और आपको थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इस पर गौर किया अपने साथियों के साथ मिलकर, पूरी गेम को समझने की कोशिश की। बहुत सारे बैनुल अक़वामी अखबारात, बयानात और सारी चीज़ों को छानने के बाद पाकिस्तान में जो थिंक टैंक्स बैठे हैं और जो लोग चीन में काम कर रहे हैं, उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स तो हम नहीं देख सकते, लेकिन जो चीज़ा चीज़ें हैं, जो प्लानिंग है, उसके मुताबिक मैं एक डाटा और कुछ मालूमात आपके सामने रखने वाला हूँ। लेकिन इन मालूमात को देखने से पहले आप सबसे पहले एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आदमी है, अली शमखानी। ये हैं जी द सेक्रेटरी ऑफ ईरान्स सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, अली शमखानी। अली शमखानी का एक ट्विटर के ऊपर स्टेटमेंट आया जो दुनिया भर के अखबारात में फौरी तौर पे छप गया। ये स्टेटमेंट बड़ा खौफनाक है और इस स्टेटमेंट के नताइज जो हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर असरअंदाज होंगे आने वाले वक्त में। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये स्टेटमेंट आप देख लें। द साइनिंग ऑफ ईरान एंड चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप इज़ पार्ट ऑफ द एक्टिव रेजिस्टेंस पॉलिसी। ये कह रहे हैं कि हमारी एक एक्टिव रेजिस्टेंस पॉलिसी है, मुज़ाहमत की एक पॉलिसी है जो चाइना की भी है और ईरान की भी है। और हमने जो पार्टनरशिप कायम की है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हमने कायम की है, ये एक रोड मैप है हमारी उस पॉलिसी का। द वर्ल्ड इज़ंट जस्ट द वेस्ट एंड वेस्ट इज़ंट जस्ट द लॉ ब्रेकिंग। वो कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो सिर्फ मगरब नहीं है, और मगरब जो है वो कानून को तोड़ता और जैसे दिल करता है वैसे करता। आगे उन्होंने बरतानिया का, अमेरिका का, जर्मनी का कुछ झंडे उन्होंने वहाँ पे लगाए हैं। बाइडेन्स फ्रांस का भी। बाइडेन्स कंसर्न इज़ करेक्ट। जो बाइडन का जो कंसर्न है या उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उसको जो ख़तरा है वो बिल्कुल ठीक है। द फ्लोरिशिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इन द ईस्ट इज़ एक्सेलेटिंग द US डिक्लाइन। यानी अमेरिका के ख़ात्मे का वक्त आ गया है। एशिया में जैसे जैसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नया ताउन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और एक नई दुनिया एशिया में जन्म ले रही है, नया इत्तेहाद बन रहे हैं, तो उनकी वजह से अमेरिका की जो मईशत या उसकी बालादस्ती, उसका इख्तिताम बहुत करीब है। कुछ मुल्कों के हवाले से इनको तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा से रहे हैं ईरानियों को। उसमें इसराइल भी एक मुल्क है, लेकिन यहाँ पे उसका तज़किरा नहीं किया। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, UK, इनके ऊपर उनको बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इनके बारे में वो कहते हैं कि ये हमेशा अपने वादे तोड़ देते हैं, हमारे साथ चलने की बात करते हैं और फिर हमें अधूरा रास्ते में छोड़ देते हैं। लेकिन चाइना और ईरान की एक तारीख़ है मुज़ाहमत की, तो हम दोनों अभी इकट्ठे हो गए। ज़रा गौर कीजिए कि चीन कर क्या रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुआहदा और बहुत बड़ी डील है। ये डील है क्या? इस डील की वजह से जो दुनिया के मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका समेत, वो शदीद दबाव में आ गए। और इसके बाद जो बाइडन ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि मैंने एक मशवरा दिया है बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को, यानी बोरिस जॉनसन से मैंने बात की और उसको मैंने एक मशवरा दिया है। उस मशवरे की खबर मैं अभी आपको देता हूँ। लेकिन ये एक ऐसी डील है जिसके तहत चीन अगले 25 सालों में ईरान में $400 अरब की सरमायाकारी करेगा। $400 अरब। पाकिस्तान में $46 अरब की सरमायाकारी लेकर आया था शुरू में, तो हम लोग हैरान परेशान हो गए थे। उससे लगभग 10 गुना सरमायाकारी लेकर चाइना जा रहा है ईरान में, और इतनी बड़ी सरमायाकारी अगले 25 सालों में ईरान में करेगा चाइना, और उसके बदले में ईरान तेल की फराहमी चाइना को और उसकी फैलती हुई मईशत को देगा। ये कैसे होगा? अब मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ। इस मैप को आप गौर से देखें। चाइना दुनिया की मार्केट पे कब्ज़ा करना चाहता है। चाइना के पास बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, और वो इतनी तेज़ी से प्रोडक्शन करता है कि वो चाहता है कि वो दुनिया भर से रॉ मटेरियल को लेकर आए चाइना में, पाकिस्तान में, और जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स वो बनाना चाहे अफ़गानिस्तान में बनाए, जहाँ सस्ती लेबर मिले, सस्ती बिजली बन पाए, जहाँ रॉ मटेरियल आसानी से मिले, वो वहीं पे अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे और पूरे एशिया को इसका हब बनाना चाहते हैं। चाइना में बेशुमार उन्होंने मिले फैक्ट्रियाँ, बहुत बड़े बड़े कारखाने उन्होंने लगाए। अब वो पाकिस्तान में ये काम करना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान में करना चाहते हैं, सेंट्रल एशिया में और ईरान में करना चाहते हैं।
जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलेगा वहाँ पे काम करना चाहते हैं। इवन अफ्रीका और मिडल ईस्ट में भी काम करना चाहते हैं। तो चीनियों का एक बहुत बड़ा ख्वाब है। मैं सिर्फ आपको उसका एक हिस्सा आज दिखाने जा रहा हूँ और मैप के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर आप दुनिया के नक्शे पे गौर करें तो सबसे पहले आप एशिया में आ जाएं। एशिया में दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, या मैं ये कहूँ कि आधी दुनिया एशिया में रहती है, तो ये बात गलत नहीं है। एशिया को अगर आप गौर से देखें तो इसकी पहले आबादी आप सुन लें, 4 अरब 56 करोड़ की आबादी है। यानी दुनिया की आबादी 7 अरब 80 करोड़ की है, तो आधी से ज़्यादा आबादी 4 अरब 56 करोड़ आबादी एशिया में रहती है। अब यहाँ पे मुल्क कौन कौन से हैं जिनको चाइना ने काबू करना है? सबसे पहले ईस्ट एशिया, जहाँ पे कुछ चाइना है, उसकी अपनी एक बहुत बड़ी मार्केट है। जापान है, जापान के साथ चीन की इतनी बात नहीं है, लेकिन अभी एक नए मुआहदे के तहत उन्होंने इसको शामिल किया है। मंगोलिया है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, ताइवान है। इसके बाद आप आ जाए साउथ एशिया में, जहाँ बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव, और एक मुल्क है इसमें इंडिया। इन सब मुल्कों को चाइना की ज़रूरत है और चाइना की प्रोडक्शंस के बगैर इनका काम नहीं चलता, तो इनको चाइना के साथ मिलकर चलने में फ़ायदा है। अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मुज़ाकरात या बातचीत हो रही है, चाइना ने उस पर बड़ी खुशी का इजहार किया है। बहुत सारे अखबारात में ये चीज़ छपी है, चाइनीज़ अखबारात में छपी है। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि पाकिस्तान और इंडिया अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि थोड़ा अर्सा पहले चाइना ने इंडिया को नाको चने चबवाए थे और वो पाकिस्तान से भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मिल के मारते हैं। लेकिन अमेरिका में हुकूमत तब्दील होने के बाद अगले 4 साल तक इंडिया अब चाइना पे हमले की गलती नहीं करेगा, क्योंकि अब वहाँ पे उनका साथ देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई सदर नहीं मौजूद। लिहाजा इंडिया को अब सब्र करना पड़ेगा और नुकसान वो मज़ीद बर्दाश्त कर नहीं सकता। उसकी अपना बहुत सारा कारोबार डूबा है, उसका अपना बहुत सारा नुकसान हुआ है। लिहाजा इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट को चाइना नहीं छोड़ेगा और चाइना की मसनूआत जो सस्ते दामों मिलती हैं उनको इंडिया नहीं छोड़ेगा। तो इनको मिलकर काम करना पड़ेगा और उसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया लड़ाई ना करे। तो पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया नहीं लड़ता तो इसमें चाइना का बहुत फ़ायदा है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मामला है जो मकबूजा कश्मीर का है। मकबूजा कश्मीर, वहाँ से आने वाले पानी और वहाँ के मुसलमानों की हालत, इस पे अगर यहाँ पे अमन कायम रहा लंबे अरसे तक और बातचीत हुई तो कश्मीरियों के मामला हल हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि भारत एक हठधर्म मुल्क है। उन्होंने अभी एक लेटर भी लिखा दबाव में आकर दुनिया को कुछ दिखाने के लिए, तो उसके अंदर भी उन्होंने दूध में मेंगने डाल दी। वहाँ पे भी दहशतगर्दी का और तस्करा किया, दुश्मनी का। उनके आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आपके सामने है। तो भारत की नीयत के ऊपर आप हमेशा शक करते रहेंगे। पाकिस्तान और भारत के मामला ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और कश्मीरियों की आज़ादी तक इन दोनों के ताल्लुकात नॉर्मल कभी नहीं हो सकेंगे। लेकिन चीन ये चाहता है कि ये ताल्लुकात नॉर्मल रहें, खित्ते में कोई बड़ी जंग ना लगे, सारे मुल्क अमन के साथ मामलात को हल करें। इसके बाद आप आ जाएं मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में 17 मुल्क हैं और ये बहुत अमीर मुल्क हैं। इनके पास ख़जाना है तेल का और मादनियात की दौलत है। बहरीन है, साइप्रस है, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल, उर्दन, कुवैत, लबनान, ओमान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, शाम, तुर्की, यूएई और यमन। ये वो 17 मुल्क हैं जिसको टारगेट करना है चाइना ने। इसके बाद आप आ जाएं सेंट्रल एशिया की तरफ, तो यहाँ पे कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और फिर आगे एक रूस, एक बहुत बड़ी रियासत मौजूद है, मुल्क है, जिससे चाइना इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है और बहुत बड़ी तजारत है इन दोनों मुल्कों के बीच में। अज़रबैजान, आर्मीनिया, ये मुल्क यहाँ पे है और तुर्की एक बहुत बड़ा मुल्क मौजूद है एशिया और यूरोप के संगम पर। अब ज़रा आप नक्शे पे गौर करें। चाइना को जब ईरान तक एक्सेस करनी है या अफ़गानिस्तान तक और सेंट्रल एशिया तक जाना है तो उसके लिए उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है। वो पाकिस्तान के बीच में से रास्ता बनाएगा और यहाँ से एक रास्ता उसको अफ़गानिस्तान में ले जाएगा और अफ़गानिस्तान से आगे वो कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इवन रशिया के कुछ इलाके, अज़रबैजान, आर्मीनिया, इन तमाम इलाकों तक वो एक्सेस कर सकेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है चीन के लिए कि वो ये रास्ता इस्तेमाल करे और ये पाकिस्तान के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान के बीच में से गुजर के वो ये काम करेगा। यानी जो रॉ मटेरियल जहाँ से लेकर जाना है वो भी यही रास्ता और जो प्रोडक्शन लेकर जानी है वो भी ये रास्ता, और पाकिस्तान को भी वो प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकता है और पाकिस्तानियों का इसमें बहुत भला होने जा रहा है। जब मिडल ईस्ट की तरफ वो जाना चाहेगा, यानी उन मुल्कों की तरफ जो अरब ममालिक हैं,
या उनकी सराउंडिंग में जितने मुल्क हैं, जो मैंने आपको बताया बहरीन से लेके यमन तक आपको बताया, ये सारे मुल्क इसमें शामिल हैं। लबनान है, ओमान है, इराक, सऊदी अरब, यूएई, ये सारे, शाम, मिस्र, ये सारे मुल्क, फ़लस्तीन, इसराइल, इन सब मुल्कों तक जाने के लिए अगर आप नक्शे को दोबारा गौर से देखें तो पाकिस्तान से ईरान में दाखिल होना पड़ेगा। दो रास्ते हैं, एक तो गवादर की बंदरगाह तक पहुँचें और यहाँ से समंदर का छोटा रास्ता इख्तियार करते हुए यूएई पहुँच जाएँ, और यूएई से आगे ये ओमान, सऊदी अरब, ये सारे मुल्क करीब हैं, फिर वहाँ से आप तजारत कर सकते हैं पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, जहाँ चाहें आप जा सकते हैं। इसके अलावा ईरान से एक ज़मीनी रास्ता भी जाता है और ये रास्ता तुर्की की तरफ जाता है। एक तरफ तो आप तुर्की की तरफ जाते हैं और तुर्की से आगे आप फिर यूरोप की तरफ निकल जाते हैं। तो एक ज़मीनी रास्ता है बड़ा कामयाब, जहाँ से चाइना पाकिस्तान के रास्ते से ईरान में, ईरान से तुर्की और तुर्की से यूरोप जा सकता है, जबकि पाकिस्तान से ईरान में और ईरान से मिडल ईस्ट की तरफ भी जा सकता है, इराक की तरफ और इराक से आगे बाकी मुल्कों की तरफ। तो इस तरह चाइना के पास पाकिस्तान एक अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान चाइना के लिए एक सोने की चिड़िया है और ये सोने की चिड़िया वो किसी सूरत भी गवाएगा नहीं और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखेगा भी। पाकिस्तान पे इसीलिए आलमी इदारे दबाव डालते हैं, आलमी मालियाती इदारे, अमेरिका और मगरब के कहने के ऊपर, कि इस मुल्क को दबाओ, अगर ये बीच में से निकल जाता है तो चाइना किसी काबिल नहीं रहेगा, चाइना का एक बाजू टूट जाएगा और उसके बगैर वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर सकेगा, उसका रास्ता कट जाएगा और उसकी लाइन अगर ब्रेक हो गई तो वो बहुत सारी जगहों से रॉ मटेरियल भी नहीं ले सकेगा और बहुत सारी जगहों पे तजारत उसको महंगी पड़ना शुरू हो जाएगी। मुकाबला इस बात का है कि चाइना भी मसनूआत बना रहा है, अमेरिका भी बना रहा है, वो भी गाड़ियाँ बना रहे हैं, वो भी सोलर बना रहे हैं, ये भी गाड़ियाँ बना रहे हैं, ये भी सोलर बना रहे हैं, वो भी मशीनें बना रहे हैं, ये भी मशीनें बना रहे हैं, तो गारमेंट्स बना रहे हैं, हर तरह की चीज़ें तैयार कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें सब तैयार कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, घड़ियाँ, हर चीज़ तैयार कर रहे हैं, लैपटॉप, सब चीज़ें तैयार कर रहे हैं, लाइटें, सब कुछ। तो जितना कुछ भी दोनों लोग तैयार कर रहे हैं, यानी मगरब और बमुकाबला चाइना, ये जो कुछ भी तैयार कर रहे हैं या जो कुछ भी बना रहे हैं, उसकी पहुंच का मसला है कि कौन कम पैसों में पहुंचा सकता है। प्रोडक्शन कॉस्ट अगर एक जितनी भी हो, यानी एक चीज़ चाइना भी 20 रुपए में बनाता है और अमेरिका भी 20 रुपए में बनाता है, तो अमेरिका जब उस चीज़ को लेकर मिडिल ईस्ट में आएगा तो वो चीज़ उसको हो सकता है 100 रुपए में पड़े, लेकिन चाइना को वही चीज़ मिडिल ईस्ट में वो 80 रुपए में बेच सकता है, क्योंकि उसको 50 रुपए में पड़ेगी, 30 रुपए मुनाफा कमा लेगा उसी क्वालिटी की चीज़। तो ये जो रास्ते छोटे हुए हैं चाइना के पाकिस्तान की वजह से, वन बेल्ट एंड रोड का जो मंसूबा है, इसने चाइना का पूरा खित्ते का गेम चेंजर है। और ये सिर्फ चाइना के लिए नहीं होगा। आपने देखा जब यूरोप आगे बढ़ा तो कुछ मुल्क तेजी से आगे बढ़ रहे थे, फिर बाकी सारे उसके साथ जुड़ते गए और सारे मुल्क खुशहाल हो गए। जितने वहां पे मुल्क हैं, बहुत बड़ी आबादी है यूरोप की भी, लगभग यूरोप की जो है वो 75 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है। और जब ये आगे बढ़ा तो सारे मिलकर आगे बढ़े थे, सब ने मिलकर तरक्की की थी और उनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरियात हैं। जो ज़रूरियात कुछ अमेरिका पूरी करता है, कनाडा से आती है, बाकी जगहों से आती हैं चीज़ें, यहाँ पाकिस्तान के से भी जाती हैं यूरोप में मसनूआत, चाइना बहुत बड़ी तादाद में भेजता है। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को चाइना कम पैसों में वहाँ तक पहुँचाता है तो चाइना वहाँ के बहुत सारे मुल्कों की मार्केट कैप्चर कर सकता है। तो ये सारे ज़मीनी रास्ते हैं, यानी अगर आप देखें, और फिर अगर मिडल ईस्ट से या एशिया के जो अरब ममालिक हैं वहाँ से आगे चाइना अफ्रीका की तरफ जाता है, तो ये भी बरे आज़म साथ जुड़ा हुआ है, ज़मीनी रास्ता है, यहाँ से भी जा सकता है और समुद्री रास्ते भी इतने बड़े नहीं हैं। तो चाइना इन 3 बड़े आज़मों के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल हासिल कर सकता है और वो करने जा रहा है। एक एशिया, एक यूरोप और एक अफ्रीका, ये 3 बड़े बड़े आज़म हैं। एक ऑस्ट्रेलिया है, वो तो एक मुल्क ही है, आपको पता है उसका, लेकिन एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन 3 बड़े आज़मों की अगर मैं आबादी आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। ये 6 अरब और 51 करोड़ की आबादी बनती है, जिनको चाइना ने टारगेट किया है कि इन जगहों पे मुझे अपनी मसनूआत को पहुंचाना है और कम पैसों में पहुंचाना है। जो मेरे ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हैं या चीज़ों को पहुंचाने के जो मेरे एक्सपेंसेस हैं या अखराजात हैं, उनको मैंने कम करना है और उसके लिए वो पाकिस्तान को, ईरान को, तुर्की को, इन सब मुल्कों को अपने साथ रखना चाहेगा। इवन जो मिडल ईस्ट के जिन मुल्कों के हालात ख़राब हैं, उनके हालात को ठीक करना भी अब बहुत ज़रूरी है, ताकि बाकी मुल्कों तक भी आराम से वो अपनी मसनूआत को पहुंचा सके। फिर अफ्रीका के अंदर चाइना ने अपना असर रसूख बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। यहाँ मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसका जो पार्ट 2 है वो चंद घंटों के बाद मैं वो भी अपलोड कर दूँगा ताकि आप वो भी देख लें। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो देखिएगा।